हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन के एक्सरसाइज सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। एक एग्जांपल ये बाकी रह गया था, तो ये सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद में एक्सरसाइज सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्या लिखा है देखिए। द थ्री बॉडीज अ रिंग, अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर। पहला क्या है? अ रिंग, सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर rolls down the same inclined plane without slipping. They start from rest. The radii of bodies are identical. अच्छा, इन सब की रेडाई कैसी है? आइडेंटिकल है, आर आर आर। ठीक है, और वो ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, वहां से गिर रहे हैं ऐसे। ठीक है। The radii of which of the bodies reach the ground with a maximum velocity? ओके, कोई बात नहीं। अभी ये एच तो सबकी सेम है, so v square is equals to 2gh upon 1 plus k square upon r square। पता है ना ये कैसे आए बच्चों? पता होना चाहिए। कैसे? हमने क्या किया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी और यहाँ पर दोनों होगी, काइनेटिक में दोनों, लीनियर बस प्लस रोटेशनल। तो यहाँ पर अगर हम हाफ एम वी स्क्वेयर करें और हाफ आई की जगह पर हम क्या करें? एम के स्क्वेयर। ठीक है, और ओमेगा स्क्वेयर की जगह पर क्या करें? वी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। और ये हो गया हमारा एम जी एच। तो एम 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 कैंसिल हो गया। फिर ये टू टू इधर आया तो क्या हो गया बच्चों? 2gh इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं? वी स्क्वेयर प्लस, अच्छा, वी स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। और देखिए उसमें से हमने v को यहाँ से डिराइव कर लिया। नाउ पुट k इक्वल्स टू, देखो ये रिंग है तो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है एम आर स्क्वेयर। सॉलिड सिलेंडर, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है एम आर स्क्वेयर बाई टू। वो ऐसे ही तो रोल हो गए बच्चों, ये सॉलिड सिलेंडर है तो वो ऐसे ही रोल होगा ना, और ये भी ऐसे ही रोल होगा। इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है 2/5 mr²। तो पहले जो है रिंग, रिंग के लिए के की अगर बात करें तो के कैसे फाइंड करते हैं? तो पहले एम को गायब कर दो और बाकी बचा उसका अंडर रूट ले लो। तो आर स्क्वायर का अंडर रूट होता है आर। ठीक है, तो रिंग के लिए के इक्वल टू आर। किसके लिए? रिंग, फॉर रिंग। फिर दूसरा आया के इक्वल टू, अब ये एम आर स्क्वायर बाई टू है तो यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं भैया? के एम को गायब कर दो तो आर अपॉन रूट टू। सो के इज इक्वल्स टू आर अपॉन रूट टू फॉर सॉलिड सिलेंडर। ठीक, अभी यहाँ पर से भी एम गायब कर दो तो हमें क्या मिलेगा? के इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2/5 आर। तो क्या बोल सकते हैं? के इज इक्वल्स टू भैया रूट ऑफ 2/5 आर फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सो क्या बोल सकते हैं? वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2gh अपॉन 1 प्लस, अभी के स्क्वायर है तो के की इक्वल टू मैं आर रखता हूँ, तो हो गया आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, आ गया 1, और 1 प्लस 1 2, तो ये 2 हो गया। 2 2 कैंसल, तो इम्प्लाइज क्या करेगा बच्चों? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एच फॉर रिंग। ठीक है, ओके, चलिए फिर अगर हम r बाय रूट टू रखते हैं तो क्या मिलता है? वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2gh 1 प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर बाय रूट टू रखना है ना, तो ये हो गया हमारा आर स्क्वेयर बाई टू आर स्क्वेयर। तो ये कैंसिल हो गया। अभी 1 प्लस 1/2, तो 2 प्लस 1 3/2 आया, और ये 2 ऊपर चला गया। कहने का मतलब क्या है? 4gh
और नीचे ये 2 + 1 तो 3, ठीक है। तो हाँ, तो ये इतना आया। सो आंसर ऑफ द वी इज द, अभी 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं √GH/3। कहने का मतलब क्या है कि ये तो बड़ा होगा भैया किससे, रिंग से, क्योंकि अगर आप 4/3 करो तो वो भी बड़ा होगा ना किससे, 1 से। तो यहाँ पर तो सिर्फ √GH है, मतलब कि यहाँ पर तो आगे 1 है, तो यहाँ पर अंडर रूट में कुछ तो आएगा, ठीक है। क्योंकि √3 क्या होता है, देखिए 2/1.73 कर देता हूँ, अब तो समझ में आया। ओके, अब सॉलिड स्फीयर का देखिए, तो सॉलिड स्फीयर के लिए यहाँ पर करता हूँ। सो 2GH/1 प्लस, अभी 2/5 करेंगे ना, तो 2/5 r² तो ये कैंसिल हो गया। ओके, सो 2/5 तो ये 5 + 2 7, 7/5, और ऊपर जाने देंगे 5 को, तो ऊपर हो जाएगा 10GH/7, तो √10/7 इंटू √GH, ये हो गया v, किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो अगर आप वैल्यू निकाल के देखो, देन यू कैन से सॉलिड स्फीयर विल हैव द हाईएस्ट वेलोसिटी, ठीक है। बड़ा एग्जांपल था, अच्छा एग्जांपल था, इसलिए मैंने सोचा इसको कर दूं। चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको बोल दूं बच्चों, जो एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेंटर ऑफ मास के, या कोई भी एग्जांपल पहले कर चुके हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, ठीक है। इसमें से पहला एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, ठीक है। मैं आपको पहले बोल देता हूँ कौन कौन से कर रखे हैं हमने। 7.1 भी कर रखा है, 7.2 भी कर रखा है। 7.3 पहले डिस्कस करते हैं। A child sits stationary at one end of the long trolley, moving uniformly with the speed v। अच्छा, एक ट्रॉली है बच्चों, वहां पर चाइल्ड बैठा हुआ है, ठीक है। फिर क्या हुआ, ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। Okay. If the child gets up and run about the trolley in any manner, what is the speed of the CM of trolley plus child system? बच्चों उसका आंसर वही रहेगा v। क्यों, इसका रीजन लिख लो। नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन चाइल्ड प्लस ट्रॉली सिस्टम, चाइल्ड प्लस ट्रॉली सिस्टम, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास है, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। ओके, चलिए मैं इरेज करता हूँ, तब तक आप 4th नंबर का सम देखिए। 1 2 3 हो गया, 4th नंबर का। शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, show that area of triangle contained between the vectors a bar and b bar is 1/2 of the magnitude of a bar cross b bar। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल। आइए देखें, सोचो कि ये a है और ये क्या है, b बार, ठीक है, और ये है थीटा, तो ये हो गई हाइट, और हाइट इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो a sin थीटा। हाइट इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, a sin थीटा। अभी एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है, a sin थीटा। कहने का मतलब क्या है, अभी इसको ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो ए बी साइन थीटा का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड। सो वी हैव प्रूव्ड एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बार क्रॉस बी बार। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। पॉज करके लिख लीजिए, चलिए फटाफट। ओके, चलिए अब मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट एग्जांपल। कौन सा है ये, हमने कौन सा किया बच्चों, 7.4 किया, 7.4 डन। नाउ 7.3 भी हो गया, 7.4 भी हो गया। शो दैट ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फॉर्म्ड ऑन द 3 वेक्टर ए बी एंड सी। ओके, चलिए करते हैं। ये हो गया आपका पैरेलल पाइप, ठीक।
सोचो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, समझ में आया। अभी ए बार क्रॉस बी बार करिए, ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, तो क्या आएगा, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अभी इन दोनों के बीच में कितना एंगल है बच्चों, 90। सो व्हाट इज द आंसर, ए बी इंटू एन कैप। अभी जो ए बी इंटू एन कैप आया उसका हम सी के साथ वेक्टर करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए इसका एन कैप उधर निकलेगा, एन कैप, और ये जो सी है, सी इधर है। ठीक है, अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे करेंगे, ए बी एन कैप इंटू एन कैप। ठीक है, डॉट एन कैप, तो ये सी तो आएगा ही, सी सी इंटू एन कैप। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सी इस डायरेक्शन में है, अगर यहाँ पर हम एन कैप ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन हो गई एन कैप की माइनस, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, हम ऐसा क्या लिख सकते हैं, सी बार इज इक्वल्स टू माइनस सी एन कैप। ठीक है, तो एन कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1। तो इसका मतलब क्या आंसर आया, ए बी सी। अब आप ही मुझे बोलिए व्हाट इज वॉल्यूम फॉर्मूला, ए बी सी। ठीक है, ओके। ये बच्चों हम ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने डिस्कस किया था ना, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, उस टाइम पर ही कर दिया था। ओके ओके, चलिए, क्या आपने पोज करके लिख लिया, लिख ही लिया होगा। ठीक है, अब तो इतने स्मार्ट बन चुके हो, अब तो मतलब कि ये जो वीडियो है एक्सरसाइज सॉल्यूशन है उसके तो आप अब इसके आदी हो गए हो, मतलब कि आपको पता चल चुका है कैसे करना है। द कंपोनेंट, फाइंड द कंपोनेंट अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम L of the particle whose position vector r bar with component x, y and z, momentum p with the px, py and pz। अच्छा बच्चों, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको L बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस पी बार पता है, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। कैसे, ये हो गया आई कैप जे कैप के कैप, फिर हो गया आर एक्स आर वाई आर जेड, फिर हो गया पी एक्स पी वाई पी जेड। तो आई कैप लिखेंगे तो जो भी कंपोनेंट आएगा क्या आएगा बच्चों, आर वाई पी जेड माइनस आर जेड पी वाई। ये जो कंपोनेंट हुआ ना बच्चों, ये कंपोनेंट हुआ, ये हुआ एक्स कंपोनेंट, क्या हुआ एक्स, माइनस जे कैप। अभी देखो ये वाली रो और ये वाली कॉलम इग्नोर करेंगे, तो आर एक्स पी जेड माइनस आर जेड पी एक्स। ठीक है, ये जो कंपोनेंट हुआ, ये कंपोनेंट हुआ बच्चों वाई कंपोनेंट। ठीक है, प्लस के कैप। अभी के कैप मतलब कि ये ऊपर वाली रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करो, व्हाट विल बी द आंसर, आर एक्स पी वाई माइनस आर वाई पी एक्स। तो ये जो कंपोनेंट हुआ, ये कंपोनेंट कौन सा हुआ, जेड कंपोनेंट। ठीक है, एक्स कंपोनेंट ऑफ एल बार, वाई कंपोनेंट ऑफ एल बार और जेड कंपोनेंट ऑफ एल बार। अच्छा ठीक है, हो गया। अच्छा ऐसा शो क्या करना है, शो दैट इफ पार्टिकल मूव ओनली ऑन एक्स वाई प्लेन द एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली जेड कंपोनेंट। अच्छा सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है बच्चों, एक्स वाई प्लेन में, तो इसका मतलब उसका जेड का मोमेंटम 0 है। तो पी जेड कहाँ है, पी जेड, पी जेड, पी जेड यहाँ है, देखिए यहाँ पर पी जेड है, तो ये हो गया बच्चों 0। ठीक है, और आर जेड ये भी 0 कर दो क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में ही है, तो ये भी चला गया। अभी यहाँ पर पी जेड और आर जेड इनमें ही है, अभी इसमें कुछ नहीं है, तो बचेगा क्या, एक ही कंपोनेंट, वो भी कौन सा, जेड कंपोनेंट। प्रूव हो गया। देखो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब हमें जेड का तो सोचना ही नहीं है ना, इसीलिए। ओके इसीलिए सिर्फ जेड कंपोनेंट आएगा, क्योंकि जेड कंपोनेंट में एक्स वाई और वाई एक्स ही है, देखिए अच्छी तरीके से। ओके चलिए लिख लीजिए इसको पॉज करके। हाँ, शुरू शुरू के जो एग्जाम्पल है वो बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी, इसको सॉल्व करने में इतना टाइम भी हमें नहीं लग रहा। ओके, देखता हूँ, देखो बच्चों अगर वीडियो बहुत लंबा बन जाए तो मैं थोड़ा शॉर्ट एग्जाम मतलब कि थोड़े एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा और बाकी के एग्जाम्पल हम कल भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके।
तो ये हो गया हमारा 7.6। अब 7.7, टू पार्टिकल ईच ऑफ मास m एंड स्पीड v। ओके चलो, दो पार्टिकल है, दोनों का मास m है और वेलोसिटी v है। इसका भी मास m है और वेलोसिटी v है। ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द पैरेलल लाइन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। कोई बात नहीं, चलो ये ऐसे जा रहा है सोचो, और ये ऐसे जा रहा है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, d। ओके कोई बात नहीं। शो दैट एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम इज सेम व्हाटएवर बी द पॉइंट अबाउट व्हिच द एंगुलर मोमेंटम इज टेकन। सही बात है बच्चों। कैसे? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी रेफरेंस पॉइंट आप लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं जो पहला पार्टिकल है ना उसको रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ। तो एल बार इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो L1 बार प्लस L2 बार। तो L1 बार वो तो यही पार्टिकल है L1 बार। तो इसका मतलब क्या है कि देखो L का मतलब है मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, प्लस दूसरा मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, d। सो व्हाट विल बी द आंसर, mvd। आप यहां से लोगे तो भी वही आंसर। अगर आप बीच में से लेते हो तो ये d1 मिलेगा पहले का, mvd1, और दूसरे का मिलेगा mvd2। तो mv कॉमन निकालो तो mvd1 प्लस d2 आएगा। अगर आप यहां से लेते हो तो भी आपको तो लेना तो परपेंडिकुलर ही है, यहाँ भी d1 d2 कोई भी पार्टिकल ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेना है। सो यू विल गेट सेम आंसर। ओके, सो व्हाट इज द रीजन, because we have to take perpendicular distance, that's why it will remain constant with respect to any point. Okay, who will remain constant, angular momentum. So 7.7 also done. So now let's solve 7.8। चलिए, ओह मैंने 2 नंबर का सिलेक्ट कर लिया, सॉरी। हाँ 7.7 भी हो गया। 7.8 बच्चों मैं हिंट बोलूंगा, आपको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है? आप करो तो आपका दिमाग दौड़ेगा। अ नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट W suspended at rest by the strings of negligible weight as shown in figure 7.39। क्या आपको दिख रही है? हाँ। The angle made by the string with the vertical are 36.9, जिसको हम नियरली ले सकते हैं 37 डिग्री, और 53.1 को नियरली हम ले सकते हैं 53 डिग्री, ठीक है? The bar is 2 मीटर लॉन्ग, अच्छा 2 मीटर लॉन्ग है। हाँ। Calculate the distance d of the center of gravity of the bar from the left end। यहाँ से हमें ये d कैलकुलेट करना है, ठीक है? अच्छा कैसे करें बच्चों, कैसे 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 करें? देखिए ये बार हमने लिया, क्या लिया बच्चों, बार। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन वाला, जिसको ले लेंगे T1। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन वाला, जिसको ले लेंगे T2, ठीक है? अभी ये T1 है बच्चों, ये क्या है, T2। चलो इतना समझ में आया। अभी ये 37 डिग्री है तो इसके हम कितने कंपोनेंट बना सकते हैं, दो। तो यहाँ पर देखिए ये Z जैसा हो गया, तो ये 37 हो गया। तो यहाँ पर हम इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं। मैं कंपोनेंट रेड कलर में करना चाहूंगा, ठीक है? ओके चलिए दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट ये T1, ये थीटा है ना, इसीलिए यहाँ पर कोस आएगा, अच्छी तरीके से देखना। T1 cos 37 और ये आएगा T1 sin 37। ठीक उसी तरह यहाँ पर ये जो है कंपोनेंट, ये क्या आएगा, T2 cos 53 और ये आएगा T2 sin 53। ठीक है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर देखिए, ये अगर 53 है तो ये 53 बनेगा। तो यहाँ पर ये जो वाला कंपोनेंट वो cos होगा और ये वाला कंपोनेंट sin, और नीचे क्या लग रहा है, W। तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, देखिए T1 cos 37 प्लस T2 cos 53 इज इक्वल्स टू W। एक इक्वेशन आपका ये बन गया, ठीक है? अब 37 और 53 की वैल्यू आपको पता है। दूसरा
T1 sin 37 इज इक्वल्स टू T2 sin 53। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। चलिए सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ पर सोचो कि ये 3, ये 4, ये 5, तो ये हो गया हमारा 37 और ये हो गया 53। तो पहले इक्वेशन से अगर हम देखें तो पहले इक्वेशन से हमें क्या मिलता है? फ्रॉम 1, अच्छा मैं ब्लू पेन से करता हूं, देखना बच्चों, फ्रॉम 1 क्या मिलता है अच्छी तरीके से देखना। हाँ, cos 37 है ना, T1 cos 37। अभी cos 37 की वैल्यू देखो आप 4/5, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 4/5 प्लस T2 cos 53, cos 53 का क्या होगा? 3/5, तो T2 3/5 इज इक्वल्स टू W। तो हमारे पास इक्वेशन ये मिला। बच्चों आप लाइन में लिखना, मैं तो यहाँ टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा हूँ। देयरफॉर 4T1 प्लस 3T2 इज इक्वल्स टू 5W। ठीक है, ओके। अब ये दूसरा वाला जो है फ्रॉम 2, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 2 T1। अभी साइन 37 की वैल्यू कितनी बच्चों? साइन 37 की वैल्यू होगी 3/5 प्लस यहाँ पर क्या हो, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू साइन 53। तो साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। तो यहाँ पर 5 कैंसिल हो गया। सो यू कैन से, व्हाट यू कैन से, 3T1 इक्वल टू 4T2। व्हाट यू कैन से 3T1 इज इक्वल्स टू 4T2। अच्छा हमें तो ये डी फाइंड करना है। डी कैसे फाइंड करें बच्चों? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डी हमें अगर फाइंड करना है, ठीक है, तो हम ये जो रोड है ना, पूरा रोड, इसमें हम इसको रेफरेंस पॉइंट ओ लेते हैं। ओके, सो टाउ विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ये ओ लिखा है मैंने, ये ओ इज इक्वल्स टू 0 Nm। क्यों? क्योंकि क्या रोटेट हो रहा है? नहीं रोटेट हो रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से दैट टॉर्क इज एक्टिंग। अभी देखिए कितने कितने फोर्स से ये जो W वाला है ये रेफरेंस पॉइंट में से ही पास हो रहा है। सो व्हाट यू कैन से दैट वेट इनटू 0। फिर ये वाला जो फोर्स है, ये वाला, ये कौन सा फोर्स है? T1 sin 37, मतलब कि प्लस T1 sin 37। तो अगर ध्यान से देखो तो बच्चों वो भी O में से ही पास हो रहा है। तो O में से पास हो रहा है तो इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 0। अभी ये जो T1 है ऊपर वाला यहाँ पर अगर हम देखें, ये वाला फोर्स दिख रहा है आपको, तो ये पास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमें उसका लिखना होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज? तो बच्चों ये होगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर माइनस T1 cos 37 और डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस उसका रहा d। कितना डिस्टेंस रहेगा? d। ठीक है, ओके। फिर ये 3 हो गए। ये वाला जो फोर्स है उसमें इसके 2 कंपोनेंट हुए, तो ये वाला कंपोनेंट तो कुछ काम का नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू गेट जनरेट द टॉर्क। ठीक है, उसका कंपोनेंट फिर भी मैं लिख देता हूँ। कितना कंपोनेंट? T2 sin 53। तो T2 sin 53 इंटू 0, ओके, प्लस अभी ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये जनरेट करेगा टॉर्क। और टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? D-2 नहीं होगा क्या? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? T2 sin 53 था ये, तो यहाँ पर ये क्या होगा? T2 cos 53 इंटू D-2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये तो 0 का गया, ये वाला 0 का गया, ये वाला 0 का गया, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? T1 cos 37 इंटू D इज इक्वल्स टू T2 cos 53 इंटू D-2। ठीक है, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इंटू D-2। ओके,
तो बच्चों अब T1 3T1 इक्वल टू 4T2, तो यहाँ पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4/3T2 cos 37 into D is equals to T2 cos 53 into D minus 2। ठीक है, ये बहुत लंबा हो गया बच्चों। तो ये हो गया हमारा T2 कैंसल। क्या हो गया कैंसल बच्चों T2। अभी 4/3 cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5 इंटू डी, और cos 53 की वैल्यू कितनी होती है 3/5 इंटू डी माइनस 2। ठीक है, अभी देखिए ये 5 कैंसल हुआ, सो व्हाट यू कैन से 16D इज इक्वल टू 3 3 9 इंटू डी माइनस 2। ओके, तो 16D इज इक्वल्स टू 9D माइनस 18। अच्छा, 9D माइनस 18, क्या मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? हाँ, ऐसा लग तो रहा है। D माइनस 2 तो नहीं आएगा बच्चों, 2 माइनस डी आएगा। मैं कब का ये यहाँ पर आप थोड़ा कर देना बच्चों, D माइनस 2 नहीं आएगा, 2 माइनस डी आएगा। क्यों 2 माइनस डी आएगा बच्चों? टोटल डिस्टेंस कितना है 2, और उसमें से हमें डी को माइनस करना है, तो 18 माइनस 9D, तो ये 16 प्लस 19, तो कितना हो गया 16 25D इज इक्वल्स टू 18, तो ये हो गया 18/25। तो कितना आंसर आएगा 18/25 अगर हम करते हैं। ठीक है, तो 18 4 जा 72, 25 4 जा 100, so your answer will be equals to 0.72। what will be your answer? Your answer will be equals to 0.72 मीटर। ठीक है, देखो हमने टॉर्क को बैलेंस किया बच्चों। किसको बैलेंस किया? टॉर्क को। ठीक है, पहले क्या किया अच्छी तरीके से देख लीजिए, बोल देता हूं आपको। ये जो है कितने फोर्स लग रहे हैं, ये T2 ये T1, ठीक है, उन सबको ऐसा किया, फिर अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कर दिया सबसे पहले, तो जिससे हमें ये इक्वेशन मिला, जो कि कोई काम का नहीं रहा। दूसरा, ये वाला जो है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि ना तो ये रोड लेफ्ट साइड जा रहा और ना ही राइट हैंड साइड। सो यू कैन से T1 sin 37 इक्वल टू T2 53। तो इससे ये सेकंड इक्वेशन से हमें ये रिलेशन मिला 3T1 इक्वल टू 4T2। फिर हमने क्या किया, ये जो रोड है उस पे जो टॉर्क लग रहा है, आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, लेकिन हमने वेट वाला लिया। कौन सा लिया? देखो ये यहाँ पर है, तो हमने वेट वाला क्यों लिया? क्योंकि अगर हम वेट वाला लेते हैं तो कितने फोर्स, 1 2 और 3 फोर्स उसमें से निकलते हैं, इसलिए वो टॉर्क कैंसिल हो जाएगा उनका, मतलब कि उसना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं बनेगा। सिर्फ ये दो, ये कैसा कर रहा है क्लॉकवाइज और ये कैसा कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दोनों का टॉर्क इक्वेट कर देंगे। तो इन दोनों का टॉर्क हमने इक्वेट किया। देखिए ये टॉर्क हमने इक्वेट किया ना, एक्चुअली ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है। ठीक है, तो टॉर्क इक्वेट किया एंड देन आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट द आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? ओके, सोच रहा हूँ आज 10 तक के एग्जाम्पल सॉल्व करूँ, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में। ओके क्योंकि देखिए अभी 11 12 वाले 13 ये सब तो हमने कर भी दिए, तो 7.8 समझ में आ गया अच्छी तरीके से आपको? ओके, तो इसको एक काम कीजिए, आप पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, थोड़ा पीछे जाके पॉज कर लेना एंड देन आफ्टर नोट इट डाउन। विच एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 7.8। ठीक है, अभी जो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ये किसके सॉल्यूशन के लिए कर रहा हूँ? ये कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 7.9 के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हमने अगर 7.9 7.10 कर दिए, तो 11 12 13 14 15 इतने तो हमने कर ही दिए बच्चों।
अगर आप ध्यान से देखोगे, आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो, ठीक है, पहले तो मैं ऐसा ही बोलता हूँ कि पहले अपनी टेक्स्ट बुक से सॉल्व करो। जितना अपनी टेक्स्ट बुक से सॉल्व करोगे अपने आप खुद, उतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा, ठीक है। ओके, ये जो मैं ऐसा इरेज कर रहा हूँ इसको आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके ले भी जा सकते हो, ठीक है। 7.8 हो गया, अभी 7.9। अ कार वेज 1800 किलोग्राम, यहां से मैं शुरू करता हूँ, ये भी लंबा जाएगा शायद। 1800 किलोग्राम, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल इज 1.8 मीटर। अच्छा, सबसे पहले तो एक काम कीजिए, आप एक कार को ड्रॉ कीजिए। चलिए, ये हो गई आपकी कार, ठीक है। एक्चुअली 4 व्हीलर्स होते हैं, लेकिन दो हमें दिख नहीं रहे। अगर उसका टॉप व्यू देखे, कौन सा व्यू देखे, टॉप व्यू, यहाँ पर एक व्हील, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, इन दोनों को कनेक्ट करेगा और इन दोनों को कनेक्ट करेगा। ये हो गया आपका फ्रंट पार्ट और ये हो गया आपका बैक पार्ट। तो ये पहला वाला जो एक्सल है ये फ्रंट एक्सल हो गया और ये वाला जो एक्सल है ये बैक एक्सल हो गया, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 1.8 मीटर। चलिए, अब तो थोड़ा समझ में आया। हाँ, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। अच्छा, यहां से कितना, 1.05, ठीक है, कितना बच्चों, 1.05। अगर हम यहां से इसको देखें तो ये कितना, 1.05, ठीक है। ओके, डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील। अभी बच्चों एक चीज आप याद रखिए, क्या याद रखेंगे कि कितने व्हील्स हैं, 4। तो ये जो लोअर वाले जो व्हील है, मतलब कि पीछे वाले, ठीक है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक ऐसा बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पर लोअर वाले जो व्हील है वो नॉर्मल रिएक्शन देंगे एक, और यहाँ पर एक, यहाँ पर हम 2NF लिख देते हैं। मतलब कि जो फ्रंट वाले हैं, पहले व्हील ने NF दिया, दूसरे ने NF, तो 2NF हो गया। और यहाँ पर भी 2NB। लोअर वाले जो बैक व्हील है वो नॉर्मल रिएक्शन देंगे, अर्थ पे खड़े हैं बच्चों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर देंगे ना। अभी यहाँ पर उसको नीचे वेट भी लग रहा है, so what you can say, weight is equals to 2 times NB plus 2 times NF. So weight by 2 is equals to NB plus NF। NF, चलो समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। अब हमें NB और NF फाइंड करना है। वेट इज 1800 किलोग्राम, तो 1800 बाई 2 तो 900 हो गया बच्चों। 900 इंटू जी, और जी का 10। चलो, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, एन बी प्लस एन एफ इज इक्वल्स टू 9000। चलो, एक इक्वेशन हमारा ये बन गया। दूसरा क्या बनाएंगे, तो देखो अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से देखना। चलो, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। चलो, अब तो ये एग्जाम्पल खत्म, खत्म मतलब कि बहुत जल्दी खत्म। पूरा डिस्टेंस कितना है, 1.8। यहां से कितना डिस्टेंस, 1.05, और ये डिस्टेंस कितना, 1.8, ठीक है। 180 में से 105 गायब करो, 1.8 माइनस 1.05, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 0.75। ये देखो, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लो, तो ये 2NF इस साइड से जितना वो क्या करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, NB इस साइड से उतना। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम बोल सकते हैं 2NF इंटू 1.05 इज इक्वल्स टू 2NB इंटू 0.75। ओके, so 2 get cancelled, so NF upon NB is equals to 0.75 upon 1.05। अच्छा,
तो क्या ये 0 0 कैंसिल कर सकते हैं? 75/105। ओके, 15 5 जा 75 और 15 7 जा, सो NF/NB इज इक्वल टू 5/7। ठीक है, देखो अब आपके पास दो इक्वेशन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या इक्वेशन मिला? अब आप सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों, एक काम करो ना, आप सॉल्व करने की ट्राई ही नहीं करते तो आएगा कैसे? सॉल्व करने की ट्राई ही नहीं करते तो बच्चों सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। अभी देखिए क्या है कि NF/NB इज इक्वल्स टू, हमें क्या आंसर मिला? 5/7। तो इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि भैया NF इज इक्वल्स टू 5NB। अब ये NF इज इक्वल्स टू, सॉरी 5NB नहीं, 5/7, ये वैल्यू आप इधर रख दो तो पूरा इक्वेशन NB में मिल जाएगा। और then after you will get NB, and once you get NB, put the value of NB here, you will get NF। ओके, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? सो यू कैन से दैट NF जो आएगा बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने ढंग से ट्राई किया है तो NF आएगा 3675 न्यूटन। ठीक है, और NB मतलब कि बैक व्हील का जो आएगा वो आएगा 5145 न्यूटन। बैक व्हील पे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है। ठीक है, मैंने क्या बोला समझ में आया ना आपको अच्छी तरीके से? NF इज इक्वल टू 5/7 NB जो हमें यहाँ पे मिला उसको इस इक्वेशन में रखो ना यार, क्यों नहीं रखते? एंड देन आफ्टर यू विल गेट होल इन टर्म्स ऑफ NB, एंड वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ NB इजीली यू कैन कैलकुलेट NF बाय रिप्लेसिंग इट हियर। ओके फाइन। सो इसको पॉज करके आप लिख सकते हो, आलसी बच्चे जो खुद से ट्राई करना नहीं चाहते। ओके, अब सोच रहा हूँ एक ही एग्जांपल करूँ, कौन सा? 10 वाला। ठीक है, बाद के एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अभी 7.10 एक ही देख लेते हैं, शायद ये हमने कर भी दिया है। 7.10 भी कंसेप्ट के टाइम किया था, क्या दिखाई देखिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट द टेंजेंट टू द स्फीयर। अच्छा, हमें वो फाइंड करना है, ये स्फीयर है और ये टेंजेंट टू स्फीयर, हमें इसके अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। गिवन दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर, मतलब कि ये वाला डायमीटर, तो ये हो गया बच्चों ICM, और इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया R। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, तो 2/5 MR² प्लस MR², so 5 plus 2 7, 7/5 MR²। ओके, दूसरा, given the moment of inertia of a disk of mass m and radius r about any of its diameter is mr²/4। अच्छा, तो about any of its diameter, यहाँ पर ऐसा दिया है कि इसका I क्या है? mr²/4। ठीक है, फिर क्या है? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन इट्स एज। मतलब कि ये जो है ऐसा, अगर ऐसे रोटेट करेगा तो कैसे होंगे? तो बच्चों अगर ये I इक्वल टू mr²/4 है तो आपको शायद पता है कि अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो ये होगा mr²/2। याद किया है क्या? और ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये r है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? I इक्वल्स टू ICM प्लस MD²। ICM कौन सा लेना है? mr²/2 जो पैरेलल एक्सिस का हो, प्लस M और D कितना? R, तो R²। तो mr²/2 प्लस mr², तो आंसर क्या हो गया बच्चों हमारा? 3/2 mr²। ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, तो ये हो गए हमारे एग्जांपल 7.10। ठीक है, 11 12 13 14 और 15। अब 16 से हम कल करेंगे। ठीक है, ओके चलिए, थैंक यू एंड नमस्कार।
यहाँ से ही शुरू करने वाले हैं कल।